हेलो स्टूडेंट्स, नीट टेस्ट सीरीज के अपन प्रतिज्ञा में फिर से एक फुल सिलेबस टेस्ट की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। वापस से क्वेश्चन अगर अपन ध्यान दें तो वापस कंप्लीट सिलेबस के अपन 4-5 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी में अपन एक और पड़ाव जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर अपन ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है अपने को, दो प्रतिरोध हैं क्रमशः R1 और R2 और जोड़ा किसमें है? श्रेणी क्रम में। इसमें जोड़ा है बेटा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ा है तो 300 और 500 कितना हो गया? 800। और त्रुटियां कभी घटती तो है ही नहीं, तो साथ में ये त्रुटि लिखी हुई है। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो अपना आंसर कितना आ गया? बी, 800 और प्लस माइनस 7। क्योंकि ये श्रेणी था, समांतर होता तो तरीका चेंज करते। नेक्स्ट, किसी बिंदु पर विभव दिया है, कितना दिया है? -5x प्लस 3y प्लस √15z। और अपने को पता है E बराबर -dv/dx या dr लिख लेते हैं। तो अलग अलग अक्षों पे अगर अपन अवकलन करें, मान लो अपन x अक्ष में अवकलन करें तो d/dx -5x 3y और √15z। तो देखो बेटा x का तो होगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? -5x का -5 और आगे कितना है? माइनस, तो 5। y अक्ष पे अगर अपन अवकलन करें तो y अक्ष में d/dx फिर वही सब लिखेंगे, 5x प्लस 3y प्लस √15z। यहां पर देखो तो अपन ये और ये जीरो होंगे, y बचेगा। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आएगा -3, सिर्फ इसका अवकलन होगा। और z अक्ष में अगर अपन देखें तो फिर वही d/dx 5x प्लस 3y प्लस √15z। यहां पर अगर ध्यान दे तो √15 और z में आ गया, मतलब 3 आंसर आए। कितना आंसर आ गया? 5i - 3j माइनस √15k। और अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो E वेक्टर इक्वल टू √5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग माइनस √15 का वर्ग। 5 का वर्ग बेटा 25, 9 √15, मतलब ये अपने पास आ गया 25 9 34 49। मतलब आंसर कितना आ गया बेटा? 7। 3 अक्ष में अलग अलग क्या करना पड़ा अपने को? अवकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक परिपथ देखो, स्वप्रेरण कुंडली मतलब प्रेरकत्व होगा तो विभव धारा से 90 डिग्री अग्रगामी, या अपन ऐसा बोले धारा 90 डिग्री पीछे है। लेकिन वो पूछ रहा है धारा वोल्टेज से अग्रगामी होगी, तो धारा तो पश्चगामी है ना, तो कोण तो 90 है लेकिन धारा पीछे है, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। एक सममित उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से 2 भाग कर दिए। अब बात अगर करें तो मुख्य अक्ष से 2 भाग में अगर अक्ष से काटा तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लंबवत काटा तो परिवर्तित होगा। सही है। तो अभी उसने क्या किया है? अक्ष से ही 2 भागों में काट दिया, तो लेंस की क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 4D ही आंसर रहेगा। लंबवत काटा होता तो आंसर क्या हो जाता बेटा? 2D। फिर नेक्स्ट अगर अपन ध्यान दे तो वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स में अल्पतमांक की बात करें, सही है, लीस्ट काउंट क्या है? 1 अपने पास जो मान है तो कम वाला मान कितना है? n-1 और ज्यादा वाला मान कितना है? n। सही है। और बाहर अपन मेन स्केल रीडिंग से गुणा कर देते हैं, तो लीस्ट काउंट मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1/n। यहां पर लघुत्तम कितना है? n। n इधर जाएगा, n - n-1। आप बहुत ध्यान से देखो तो n - n-1, अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो n से n तो कट जाएगा, तो लीस्ट काउंट आ गया 1/n इंटू 1/n। ये आंसर आ गया 1/n²। लेकिन ये मीटर में आया है क्योंकि अपने को उसने प्रति मीटर कहा था। और जो ऑप्शन में मीटर में 2 ऑप्शन है, ये और ये, तो इसमें मीटर का आंसर तो नहीं आ रहा। तो अपन क्या करें? लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में बदलें, 100/n²। आंसर किस में आ गया बेटा? सेंटीमीटर। सही है। नेक्स्ट,
इस पर ध्यान देते, प्रक्षेप क्षैतिज से ऊपर की तरफ जा रहा है, जितनी की यदि 30 सेकेंड में 3 मीटर, मतलब देखो क्षैतिज वेग दे रखा है और क्षैतिज में गति का समीकरण v बराबर u cos थीटा माइनस क्या है gt। अंतिम वेग रुक जाएगा तो जीरो जैसा मान ले, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया u cos थीटा इक्वल टू g नहीं a मानो at, तो u cos थीटा इक्वल टू a का मान 3 और समय भी कितना 90 सेकेंड। फिर उसके बाद उसने बोला h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, अधिकतम ऊंचाई, और ऊंचाई क्वेश्चन में मेंशन है 80 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 10, 20 गुणित 8 कितना है 1600, तो अपने पास आ गया 1600, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, तो यू साइन थीटा आ गया अपने पास 40, दोनों मान आ गए। तो अपन क्या करें, सिंपल सी प्रोसेस करें, यू साइन थीटा बटे यू कॉस थीटा इक्वल टू 40 बटे 90, यू से यू कट गया तो टेन थीटा इक्वल टू 4 बटे 9, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4 बटे 9। सरल क्वेश्चन है, 10 इनवर्स 4 बटे 9, बस अपने को साइन और कॉस के क्या चाहिए थे बेटा, मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आर त्रिज्या 9m द्रव्यमान की एक डिस्क है, ये है 9m और इसकी त्रिज्या कितनी r। इस डिस्क में सकेंद्रीय रूप से एक स्मॉल m द्रव्यमान को काट लिया बेटा ने, तो अपन क्या करें, एक स्मॉल m द्रव्यमान की r/3 त्रिज्या को काट लेते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि i रिमेनिंग बचा हुआ इक्वल टू i टोटल माइनस i रिमूव्ड, जो हटा दिया गया है। अब जो टोटल है वो होता है i टोटल, यहां बताता हूं, i टोटल जो है वो होना चाहिए था mr स्क्वायर बाय 2, तो 9mr स्क्वायर बाय 2, और जो रिमूव है, रिमूव्ड में आपको ध्यान दो तो द्रव्यमान पता है m और r/3 का स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया बेटा mr स्क्वायर, 9 3 का वर्ग 9 दूनी 18। अब क्या अपन इसमें से 9mr स्क्वायर बाय 2 से mr स्क्वायर बाय 18 माइनस कर सकते हैं, तो ये आ गया 18, 2 से 9 9 9 कितना हो गया 81mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बराबर 80mr स्क्वायर बटे में कितना 18, तो 2 से काटने तो 40 और ये 9 आ जाएगा, तो 40 बटे 9mr स्क्वायर, आंसर कितना आ गया बेटा डी। सही है, बस अपने को टोटल में से रिमूव जो हटाया पार्ट है उसको क्या करना है माइनस, और दोनों के केंद्र सेम थे तो समांतर अक्ष प्रमेय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और होल, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, होल से, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब कौन सा टाइप होगा, एन टाइप। देखो ज्यादा है 8 10 की घात 14 और होल कितने हैं 5 10 की घात 12। चित्र में एक डायग्राम दर्शाया है, बना लो, यहां कर लेते हैं, इस पे सॉल्व होगा जाएगा। ए से निकलेगा ए बार क्योंकि नॉट गेट है, बी से बी बार, ये गेट है, और गेट का काम है जोड़ना और आगे लगा है नॉट, तो जोड़ के मान पलटा दो, जोड़ो a प्लस बी, पूरे के ऊपर क्या लगा दो बार, और आप अगर ध्यान दो तो अपने पास क्या मान आ रहा है यहां से, तो एक और नॉट गेट है, एक और नॉट गेट है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि ज्यादा इजी किसमें होगा अपने लिए, ये और गेट लगा है, और गेट से अपन ने आउटपुट को काट दिया और नॉट गेट ने आउटपुट को पलट दिया। अब ये एक और नॉट लगा है, तो क्या अपन इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या हो सकता है, तो यहां पर अपन एक काम करें ना, इसको a बार प्लस b बार, और इसका मान अगर अपन पलटे तो ध्यान से देखो आप, हाँ यहां से मैं आपको यहां बताता हूं, देखो a बार प्लस b बार पूरे का बार बार डिस्ट्रीब्यूट करो तो a डबल बार डॉट b डबल बार, दोनों के बार कट गए, मतलब ये ओवरऑल क्या बचा a डॉट b,
और आगे की तरफ अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ए डॉट बी, ये नॉट गेट से गुजरेगा तो ए डॉट बी का क्या जाएगा, बार। ए डॉट बी का बार मतलब कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। एंड का उल्टा क्या होता है बेटा, नैंड गेट। अब अगर अपन और ध्यान से देखें तो अपने पास इसका आंसर तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से देख लो एक बार। ए बार, बी बार, इसने क्या किया, ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब ये बार कैसे कट गया तो मैं पहले से बता दूं, नैंड गेट आंसर है। ये बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों में और 2 बार नॉट लगा है तो कट जाएगा, ए डॉट बी और इसके पलट के मान हो गया ये, तो नैंड गेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो सदिश दिया है और एक्स वाई, तो एक्स वाई तल में कौन है, 3i और j बस है। इसका परिमाण निकालो, 3 का वर्ग और j 1 का वर्ग, मतलब कितना आ गया बेटा, √10। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये तो। फिर नेक्स्ट पे आओ, 45 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तो जब कोई ग्रामोफोन रिकॉर्ड अगर रोटेट होता है तो यहाँ पे सिक्का या कोई वस्तु रखने पर उस पे बाहर की तरफ क्या लग रहा है, m⍵²r, और उस पे अंदर की तरफ क्या लग रहा है, μmg, घर्षण बल। उस तल पे क्या लग रहा है, घर्षण बल। तो अपन बोल रहे हैं बेटा μmg बराबर m⍵²r। आप ध्यान दो, m से m क्या हो गया, कैंसल। मतलब है कि घूर्णन चाल ω² बराबर क्या हो गया, μg/r, और स्क्वायर हटाएंगे तो आ गया √μg/r। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, तो सिक्का दूर भाग जाता है। यदि 2 सिक्के एक के ऊपर एक रखें तो 2 सिक्के रखने पर क्या त्रिज्या बदलेगी, नहीं, सिर्फ बदलेगा द्रव्यमान। और ये जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो पहले की चाल अगर 50 है तो बाद की भी क्या होगी, कोणीय चाल 50। ध्यान रखना, 2 नहीं 10 सिक्के रख दो लेकिन घूर्णन चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्गन पाइप 47 पर काम कर रहा है और ये क्या हो गया, 27। तो आपको तो पता है ना, 1/λ√T/m, ये स्ट्रिंग के लिए है। मतलब सिंपल सी बात अपन बोल रहे हैं कि आवृत्ति जो है वो तनाव के वर्गमूल के समानुपाती या ताप के वर्गमूल के, ताप बढ़ाएंगे तो लंबाई बदल जाएगी। ताप पे निर्भरता भी देख लेते हैं ना, तो ताप बढ़ाने पर लंबाई बढ़ेगी, न्यू इक्वल टू v/2l। सही है। तो यहां पर अगर देखें ऑर्गन पाइप में कि उसका ताप बढ़ाया गया, ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो ताप बढ़ाने पर जो आवृत्ति है, ताप बढ़ाने पर जो आवृत्ति है, ताप बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, ताप घटेगा तो आवृत्ति भी क्या होगी, घटेगी। तो यहां पर देखो ताप घटा रहे हैं और ताप घटाया तो आवृत्ति घटी होगी। तो पहले 320 से, तो 320 से क्या हुई होगी, कम। पहले अगर 320 थी तो 320 से क्या हो गई है बेटा, कम। और 320 से कम हुई है तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, केवल एक। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आवृत्ति जो होती है v/λ, मतलब v/2l, v की जगह पर क्या मैं √γ/RT/m लिख लूं। तो यहां से दिख रहा है कि आवृत्ति तापमान के वर्गमूल के क्या है, समानुपाती। तो तापमान घटा है तो आवृत्ति भी घटेगी। आप मान रख के भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अमीटर का पाठ्यांक बताओ। आप इस डायग्राम पे ध्यान दो तो बैटरी वाली लाइन को छोड़कर सब समांतर में, बैटरी वाली लाइन को छोड़कर सब किसमें, समांतर। कौन कौन है, 6 6 6, समांतर में 6/3 2 हो जाएगा। तो इधर मैंने लिख लिया 2, नीचे एक 2 लगा है और ये लग गया है करंट, कितना है, 2 वोल्ट। ये अमीटर है, यहाँ पे 2 ओम, ये भी 2 ओम। तो टोटल 2 और 2 4, धारा बराबर विभव बटे प्रतिरोध 1/2। बहुत ही सरल है बेटा। सिर्फ बैटरी की लाइन को मैंने छोड़ दिया है, बाकी सब किसमें है, समांतर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं क्वेश्चन। आप देखो उसने बोला VA माइनस VC बताओ। तो VA बैटरी के प्लस से और VC किससे जोड़ दिया, माइनस से। आप सिर्फ इधर ध्यान दो तो आपका सारा काम हो जाएगा।
धारा इधर से निकली कितनी बेटा 3, तो समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ बी, ऐसा किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में कहा था। तो समेशन ऑफ आई आर, तो धारा 3 गई 10 से, तो 3 गुणित 10, इधर से 2 आई, इधर से 3, तो इधर कितनी गई 5, 5 गुणित 4 कितना हो गया 20। फिर प्लस यहां से देखो और कोई नहीं है यहां, लेकिन 7 है और कितसे गई 2, 7 दूनी कितना है 14, तीनों हो गए क्या। इस लाइन पे बड़े सर्किट में घूम रहा है, 3 गुणित 10, 5 गुणित 4, 2 गुणित 7। अब जो जो बैटरी आई उसको अपन लिखना, अगर बैटरी के माइनस से बाहर निकले तो माइनस, प्लस से बाहर निकले तो प्लस। इधर आए तो देखो माइनस से बाहर निकले -4, फिर निकले -5, और फिर इधर गए तो -3, और इधर घूमकर आए तो अपन फिर इधर माइनस से ही निकले, तो इसका नाम अपन ने रखा VAC, -VAC। जोड़ो, ये 50 और ये 64, 4 5 9 2 9 3 12, और यहां -VAC, इसको इधर ले जाओ तो 76 बराबर -VAC। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं VA - VC बराबर -76। सरल था क्वेश्चन, सही है। बड़ा सर्किट बस लेना है आपको, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखी संवेग P, आप याद करो कि दाब बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, सही है। इसमें दाब को मैं प्रेशर लिख लूं क्योंकि एक और P आने वाला है, और न्यूटन ने अपने बोला संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, तो प्रेशर इक्वल टू संवेग मतलब P बट्टे TA, तो P -1, P -1 नहीं, P तो P है, P A -1 T -1। अब उसने आपको क्या बोला, बल बटे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो लंबाई का वर्ग होता है, तो P L -2 T -1 है क्या ऐसा कोई, पहले ही वाला है बेटा, बस क्षेत्रफल की जगह लंबाई का वर्ग रख दिया है। फिर नेक्स्ट 16वें पर आ जाओ। 10 किलो न्यूटन, लंबाई 10 और द्रव्यमान, तो देखो 10 किलो बल है, कितना होगा mLT -2। फिर समय दिया है, तो लंबाई भी दी है समय भी दिया है, तो सब एक तरफ लो, तो m बराबर आ गया F बट्टे m, नहीं m तो निकालना है, F बट्टे LT -2। इसको ऐसा लिखें FT -2 बट्टे L। F कितना 10 किलो, टाइम कितना है 1000 का वर्ग, ये ऊपर प्लस में जाएगा बेटा ना, 1000 का वर्ग, फिर इसके बाद लंबाई है 10 किलो, किलो मतलब 3 जीरो। आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर 3 3 6 हो गए, 1000 और 6 जीरो। यहां पर कितना आ गया अपने पास मान, तो अपन बोल रहे हैं 10,000, 10 किलो न्यूटन मतलब 10,000। बल भी जो दिया है उसने वो 10 किलो न्यूटन ही है, तो इसको भी 10 गुणित 10 लिखो। इसको पूरा काट दें क्या, ऐसे यहीं काट दो, तो 10 की घात 6 किलोग्राम बचा है। ये आपका क्या है आंसर, मतलब उन्होंने विमी सूत्र के अंदर से भी क्वेश्चन बना लिया कि विमी सूत्र में mLT -2 से आप m निकाल के बताओ। अगला क्वेश्चन है PQR। बेसिकली जब त्रिभुज बना है तो सदिश का अंतर बताने के लिए बना होता है। चेक करते हैं, P प्लस Q प्लस R प्लस नहीं, उसने माइनस बोला है, -R बराबर 0। इसको इधर ले जाओ तो P प्लस Q इक्वल टू R। अगर ऐसा होता तो P Q में R इधर होना था, लेकिन ये तो नहीं है। इसको इधर लो तो R माइनस P इक्वल टू Q। अब मतलब ये है कि अपन बोल रहे हैं R माइनस P, एक R, मान लो ये R है और ये P है, सही है, ऐसे ही बने ना, हाँ यही बना है, एक R एक P। अब दोनों का माइनस मतलब विस्थापन, तो विस्थापन तो ये है, विस्थापन ये है, मतलब ये होगा बेटा Q, लेकिन दिशा कहां होगी, इसको अपन ऐसा लिखते हैं ना V2 माइनस V1, तो दिशा 1 से 2 होगी ना, तो 1 कौन है P और 2 कौन है Q। मतलब इस तरीके का डायग्राम जो बना होगा
ये बना है शायद, देखो ये वाला, इसमें इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है और इसका एरो जो है बेटा इधर है। सही है, तो आंसर अपना क्या हो गया बी। थोड़ा डायग्राम एकदम क्लियरिटी से देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बोल रहे हैं जमीन से 100 मीटर ऊंचाई से एक वस्तु को छोड़ा, तीसरे सेकंड में बताओ। तो आप याद होगा ना 5, 15, 25, 35, तो तीसरे सेकंड में कितना चलते हैं 25। या तो फिर वो एनवा फॉर्मूला लगा लो, u0 10/2, तीसरा सेकंड है तो 3 - 1, 10/2, ये 5 - 1 कितना होगा, 1 मिनट, 6 - 1, 3 दूनी 6 - 1 कितना होगा 5, तो 5 से काटो तो 5 × 5 कितना 25। बाकी आप ये याद रखना 5, 15, 25, 35, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो एक हल्की रस्सी है, इस घिरनी में आप याद रखो जब तक रस्सी चेंज नहीं होगी तो उसका त्वरण सेम होगा। मतलब ये नीचे तो ये कहाँ जाएगी ऊपर, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा बेटा 2g और इस पर नीचे कितना 1g, तो त्वरण क्या होगा 2g - 1g/2 + 1, 2g 1g तो 1g/3, 10/3, तो एक का 10/3 नीचे और दूसरे का 10/3 ऊपर होगा, तो दोनों का सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है एक कण r/4/r², तो अभिकेंद्री क्या होता है 4/r², एक r गया तो v² = 4/r, तो v = √4/r मतलब 2/r। सरल है। फिर आगे बोला उसने संवेग बताओ, संवेग p = mv होता है, m और v की जगह 2/√r, तो आंसर कितना आ गया, ये r है 2m/√r। आंसर आ गया बेटा अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले एक निश्चित अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णन हो रहा है। शुद्ध घूर्णन मतलब वस्तु एक ही तल पे घूम रही, लेकिन ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, मतलब किसी भी कोण पे घूम सकती है, ऐसे तिरछा किसी भी कोण पर, मतलब कहीं पर भी घूम सकती, वृत्त एक होना चाहिए। तो समान रेखी वेग नहीं, वस्तु अगर घूर्णन कर रही है तो उसमें कोणीय वेग भी हो सकता है, विभिन्न कोणीय वेग से गति करेगी, लेकिन हर बार कोणीय वेग बदले ऐसा जरूरी नहीं, सही नहीं, नियत भी हो सकता है। विभिन्न तलों के वृत्तों पर गति कर सकता है, मैंने अभी बोला ना, सीधा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 60 डिग्री 30 डिग्री हर कोण पे वो गति कर सकता है, तो उसका आंसर क्या है सी। लेकिन दूसरा तीसरा इसलिए सही नहीं, विभिन्न कोणीय वेग बोला है, जबकि समान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ΔU ΔW, ये तो आपको याद है ना, ΔU = ΔW + ΔE, मतलब ΔQ = ΔU + W। अब आप ध्यान दो, तो उसने बोला समतापी, समतापी में आंतरिक ऊर्जा 0 है क्योंकि ताप नियत है, ये सही है। रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में ऊष्मा 0 है तो ये इधर आएगा, तो W बराबर क्या होगा -U, ये भी सही है। समदाबी, समदाबी में कोई 0 नहीं होता और इसमें आंतरिक ऊर्जा नहीं दी उन्होंने, तो आंसर क्या हो गया है बेटा सी। क्या आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आते हैं आदर्श गैस की 2 प्रक्रियाएं दी हैं। देखो अगर ऐसा डायग्राम है, ये इधर ये इधर, तो जो पीछे की तरफ जा रहा है उसका आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो कार्य क्या हो जाएगा ऋणात्मक। कब, ये मान लो W1 ये W2 है, तो ये पीछे जा रहा है तो माइनस में आएगा, मतलब 0 से कम होगा। लेकिन इस डायग्राम में वो दोनों इधर ही जा रहे हैं और आयतन बढ़ रहा है, तो दोनों का कार्य क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, और प्लस है मतलब 0 से बड़ा है, मतलब W1 भी बड़ा है और W2 भी बड़ा है, दोनों का आयतन बढ़ रहा है। आंसर क्या आ गया है बेटा सी। नेक्स्ट एक आदर्श गैस, आप बहुत ध्यान से देखो, PV = nRT, मतलब W/m और RT, P = WR/MT, MV WR/MV, और साथ में क्या है यहाँ T। इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं T = M कैपिटल M V/WR, और साथ में क्या है P। मतलब जो है
वो ताप जो है वो W के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, y बराबर mx मतलब m, ये जो साथ में है y और x तो अक्ष है, तो अक्ष तो आपको पता है। तो जिसकी ढाल ज्यादा उसका ताप, मतलब जिसका ताप ज्यादा उसका द्रव्यमान कम। तो यहां पर देखो ज्यादा ताप किसका है, V2 मतलब M2, और कम इसका है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं M1 बड़ा है M2 से। या आप ऐसा बोलो ढाल जो है वो द्रव्यमान के क्या हो गई है, व्युत्क्रम। जिसकी ढाल ज्यादा उसका द्रव्यमान कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एक तार का कार्य दिया है, कार्य बराबर होता है 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन। क्या क्या होता है बेटा, प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन। यहां पर ध्यान दो, तो y बराबर क्या होता है बेटा, प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति बराबर होगा प्रतिबल बटे y। विकृति बराबर क्या होगा, प्रतिबल बटे y। अब यहां पर अगर प्रतिबल निकालना है, उल्टा लिख के देख लेते हैं एक बार, विकृति गुणित y। तो अपन क्या करें, प्रतिबल की जगह विकृति लिख लें, और एक और विकृति है वर्ग कर दें और y लिख दें, और साथ में आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणित लंबाई। विकृति होती है डेल्टा L बटे L, तो दोनों का स्क्वायर, YA इंटू L। एक L से L गया, मान रख लें। डेल्टा L मतलब परिवर्तन कितने का, 2 मिली। प्रारंभिक लंबाई कितनी, 1। y का मान कितना, 2×10⁻11, और क्षेत्रफल दिया है 1 मिलीमीटर का वर्ग। 1 मिलीमीटर का वर्ग। आप ध्यान दो तो ये कट गया, 2 का वर्ग 4 माइनस कितना 6, 11 माइनस कितना 6, 11 कम कर दो, कितना बचेगा, सिर्फ 1। 6 और 6 12 थे ना बेटा। तो अपना आंसर आ गया 4×10⁻⁻1 मतलब 0.4 जूल। 0.4 जूल मतलब आंसर क्या आ गया बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट आओ, एक तरल पदार्थ को हिलाया जाता है, तो हिलाना बंद करने के बाद तरल किसके कारण, तो तरल कोई भी वस्तु रुकती है घर्षण के कारण। वस्तु किसकी वजह से रुक रही है बेटा, घर्षण की वजह से। और यहां पर घर्षण मतलब द्रव में क्या माना गया है, श्यानता। क्या माना गया है, द्रव में श्यानता। नेक्स्ट, एक झील आधी गहराई पर दाब, तो झील पर दाब P0 प्लस H रो जी होता है। तो आधी गहराई पर दाब H/2 रो जी, ठीक है, बराबर तल पर दाब का 2/3 है। फिर वही P0, तल का अपने को पता नहीं है। यहां पर ध्यान दो, तो P0 H/2 रो जी इक्वल टू 2/3 P0 प्लस 2/3 H रो जी। यहां पर आप इसको इधर लाओ, तो P0, एक मिनट ये प्लस था, P0 प्लस नहीं, अब आएगा इधर से माइनस 2/3 P0 बराबर 2/3 H रो जी माइनस H/2 रो जी। आप देखो उसने P0 का मान दे रखा है 10⁵5, और P बराबर क्या होता है, H रो जी। तो इसकी जगह में लिख लेता हूं P0/3 बराबर, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 6 3 दूनी 6, 2 बार 4 H रो जी माइनस 3 बार 3 H रो जी। क्या अपन P0 को H0 रो जी बटे 3 बराबर H रो जी बटे कितना लिख लें, 6 लिख सकते हैं क्या, 4 में से 3 गया तो H बचा है। अब यहां रोजी कैंसल हो गया, H का मान दिया 3, ये बचा H/6, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, तो H बराबर कितना आ गया बेटा, 20 मीटर गहरी है। झील कितने मीटर गहरी है, 20 मीटर गहरी है। नेक्स्ट आ जाओ, स्लिट की पारदर्शी फिल्म से ढक दिया जाए, मतलब 2 स्लिटें हैं, अगर किसी एक को आप ढक भी दो, यहां ढक दिया आपने,
तो केवल फ्रिंज चौड़ाई खिसक जाती है, मतलब एक स्थान में विस्थापन होता है, फ्रिंज चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब थिकनेस सेम है। तो अपन एक लाइन देके फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित, ये तो सही है। फिर अपन बोलेंगे चमकीली फ्रिंज कम चमकीली और काली फ्रिंज चमकीली हो जाती है, मतलब उसकी बोल सकते हैं ब्राइटनेस में फर्क आता है। चमकीली फ्रिंज कम चमकीली, काली फ्रिंज चमकीली, ये भी सही है। बचे दो, तो फ्रिंज पैटर्न की ओर विस्थापन, आप ध्यान रखना, याद भी रख सकते हो कि हमेशा विस्थापन कहां होता है, फ्रिंज पैटर्न की ओर। तो दूर वाला ऑप्शन गलत हो गया, उसने पूछा है गलत कथन बताओ। तो तीन चीजें हैं, फ्रिंज पैटर्न की ओर, चमकीली फ्रिंज कम चमकीली, ब्राइट मतलब कम हो जाएगी, और जो डार्क वाली है थोड़ी चमकीली हो जाएगी, चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी। फिर ये क्वेश्चन आया अपने सामने ये तो सरल सा दिख रहा है, 10 वोल्ट इधर भी जाएगा, 10 वोल्ट इधर भी जाएगा। ऊपर का देखो प्रतिरोध 4 और 2 6, 4 और 6, तो C बराबर R C1 C2 C1 प्लस C2, 24/10। और अपन बोल रहे हैं Q बराबर होता है CV, कितना होता है CV, Q बराबर C कितना निकाला 24/10, और विभव कितना निकाला, विभव अपने पास है 10, तो ये आ गया बेटा 24 माइक्रोकूलम। तो इधर से जब 24 जाएगा तो इसको भी कितना मिलेगा 24, इसमें विभाजित होगा, सही है, जिसकी धारिता ज्यादा उसका आवेश ज्यादा। नेक्स्ट आंतरिक प्रतिरोध, भी तो बेटा सूत्र याद रखना पड़ेगा, E माइनस वी बट्टे वी बाहर क्या है R, या E बट्टे वी माइनस 1 बाहर क्या है R, सिर्फ और सिर्फ सूत्र पूछ लिया। नेक्स्ट 10 वोल्ट टर्मिनल, देखो इसकी धारा नहीं पता तो अपन क्या करें, पूरे परिपथ में धारा बहाएं। 10 वोल्ट से धारा निकली, गई 5 के पास, 5 आई, फिर इधर आगे गई 1 के पास प्लस 1 आई, फिर गई किसके पास 2 के पास। विभव देखो 10 प्लस का, और ये किसका होगा माइनस का, ये 5 6 2 8 आई बराबर कितना है 8, तो आई बराबर क्या हो गया 1 एम्पियर। आई बराबर क्या हो गया बेटा 1 एम्पियर। अब बात आई 1 एम्पियर की, तो अपने को चाहिए है इस पर टर्मिनल वोल्टेज, तो V बराबर देखो इसके अपन प्लस से निकले मतलब डिस्चार्जिंग, तो E का मान 10, I का मान 1 और उसका आंतरिक प्रतिरोध मान लो 2, तो ये कितना 10 माइनस 2 मतलब 8 वोल्ट। सही है, पहले धारा फिर टर्मिनल वोल्टेज। फिर अगला 3 ओम में शक्ति 27 वॉट है, तो शक्ति P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर बराबर 27/3, कितना आ गया 9, तो I बराबर कितना आ गया 3। जब ये 3 आगे गया तो इसके 2 टुकड़े हुए, सही है। अगर अपन देखें तो इसके लिए पहले निकालना पड़ता है विभव, V बराबर I कितना है 3, और R का मान 2 गुणे 4, 2 प्लस 4 6, 3 दूनी 6, ये कितना आया 4 वोल्ट, इधर भी 4 वोल्ट इधर भी 4 वोल्ट। अब अगर 4 वोल्ट आ गया तो क्या इसकी शक्ति निकल जाएगी V स्क्वायर बाय R से, 4 का वर्ग और 2, सही है, तो 16/2, आंसर कितना आ गया 8 वॉट। पहले अपन ने धारा निकाली, फिर विभव निकाला, और विभव से अपन ने क्या निकाल ली शक्ति, सिंपल है। नेक्स्ट M द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी सतह से त्रिज्या के 3 गुनी ऊंचाई पर है, तो स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन मतलब कार्य U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये है फाइनल GMM। ध्यान से देखो, पहले पिंड यहां था और यहां पे आ गया, तो अंतिम दूरी है ये 3R है, 3 गुनी है ना, तो अंतिम है 4R, ये R भी तो ऐड होगा, और फिर प्रारंभिक आ जाएगी, तो अपन बोलेंगे GMM बट्टे R2 मतलब 4R माइनस GMM, स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन बोल रहा है, नहीं पहले R आएगा R और बाद में कितना 4R, लघुत्तम ले लो 4R, तो 4 माइनस 1 3 GMM बट्टे R, 3/4 वाला ऑप्शन है क्या कोई।
अब GMM की जगह GM बराबर होता है GR², तो इसकी जगह मैं लिखूं 3GM की जगह GR²M बट्टे 4R, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 3/4 mgr। वही रिपीट हो गया आंसर। नेक्स्ट, एक उपग्रह विशेष कक्षा पे भू स्थिर है, तो उपग्रह के लिए समयावधि यही होती है, पहले T1 T2 R1 R2 घात में कितना है 3/2, या T² समानुपाती R³ से करते हैं ना अपन, सही है। तो ये स्क्वायर और ये क्या है क्यूब। तो पहले का आवर्तकाल 24 घंटे भू स्थिर है, तो दूसरा T2 इसका स्क्वायर, पहले की त्रिज्या R और बाद की 2R, 2 की घात 3 कितना हो गया बेटा 8, सही है। 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो वहां अंडर रूट, स्क्वायर लगा यहां पे, तो 24, फिर वही हो गया, 1 मिनट, 24/T2 बराबर 1/8 के ऊपर अंडर रूट आ गया। 8 को क्या अपन 4 × 2 2 √ 2 लिखें, इसको इधर ले जाओ, तो T2 बराबर 24 दूनी 48 √2, 24 दूनी 48 √2, सही है। नेक्स्ट, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, ये तो थोड़ा सरल है। अपन देखें अगर, तो देखने पे समझ क्या आ रहा है कि कुछ ऐसी आकृति है, ये है इधर, ये इधर है और ये इधर, ये केंद्र है मान लो, और डायग्राम जो है वो ऐसा बना है, ये इधर और ये इधर, धारा तो सेम ही जा रही है, तो धारा सेम है तो अंदर की तरफ ही है, दोनों अंदर है, मतलब आंसर प्लस वाला, या तो ये या तो ये, माइनस हो नहीं सकता। अब देखो ये खुद 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सब 0 हो गए। आंसर जो बचा हुआ है वो केवल बचा है ये और ये, एक की त्रिज्या R1 और एक की क्या है R2, और 1/4 है, तो 1/4 में B1 क्या होगा μ0/4 πI/2R1, दूसरा B2 μ0/4 πI/2R2, पाई से पाई कट गया, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और दोनों अंदर होंगे, दोनों की दिशा अंदर है, तो B बराबर हो गया μ0I/8, 1/R1 + 1/R2, सॉल्व कर लो, μ0I/8 लघुत्तम आएगा R1 R2 और इधर जाएगा R1 + R2, आंसर क्या आ गया सेकंड वाला, क्या आ गया बेटा आंसर सेकंड। 36 में बोल रहा है वो, देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल बेसिकली होता है -N/d∅/dt, लेकिन अगर डायरेक्ट समझना, क्वेश्चन अच्छा ट्रिकी है, उसने फेरे आपको कितने दे रखे हैं 100, तो अपन n का मान 100 रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसने बोला है प्रत्येक कुंडली का औसत बताओ और हर कुंडली का फ्लक्स दे रखा है, कुल प्रवाह, कुल फ्लक्स, मतलब n की जरूरत नहीं, अपन को सिर्फ लिखना है d∅/dt, मतलब φ2 - φ1 / t, सही है। φ2 कितना है 4 -12 और समय कितना है 4, ये -8 आएगा और कट के क्या हो जाएगा 8/4, 2 वोल्ट। ध्यान रखना n का उपयोग मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहां कुल प्रवाह दिया है, मतलब 100 फेरों का मिलाकर फ्लक्स दिया है हर कुंडली का, सही है। नेक्स्ट, दी गई स्थिति में आपको मान बताना है, तो E बराबर होता है BVL, तो L बराबर E/BV, E का मान 0.2, B का मान 0.1, 0.5, पॉइंट हट गया 2/5, 0.4 मीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर, मीटर नहीं है तो सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट, शिखर मान दे दिया है 2, तो IRMS = होता है I0/√2, I0 है 2/√2, तो इसका आंसर आ गया √2 एम्पियर। और कुछ तो नहीं पूछ रहा है, धारा का शिखर मान दिया है, वर्ग माध्यमूल पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति क्या होती है V0 I0/2 cos φ,
तो P बराबर V नॉट मतलब E नॉट I नॉट बाय 2 cos 60। cos 60 होता है 1/2, तो आंसर आ गया E नॉट I नॉट और 2 दूनी कितना आ गया 4। ये भी सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस पे आप ध्यान दो, ये ग्लास है, वाटर में जाएगा, वाटर से एयर में जाएगा, तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, म्यू ग्लास साइन I, इसका एंगल I दिया है, और इधर पे क्या होगा, तो म्यू एयर साइन, यहां पे कोण देखो लंबवत से 90 डिग्री कन्वर्ट हो गया है, सरल है। तो म्यू ग्लास साइन I, म्यू एयर 1 और साइन 90 भी 1, ये बट्टे में ले जाओ, तो म्यू ग्लास बराबर 1/साइन I। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन है 1/साइन I। फिर क्या बोला, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो अपन बोल रहे हैं 100 सेंटीमीटर और कितना है 40, तो उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा 2.5 डायोप्टर, प्लस में पहला, सही है। अपन बोल रहे हैं शक्ति P1 निकाल लेते हैं। दूसरा P2, अब लेंस अवतल है तो -40 मतलब -2.5 डायोप्टर, सही है। फिर इसके बाद अपन बोले तो P3, फिर से कौन सा लेंस है, 15 सेंटीमीटर अवतल, -15, तो 15 6 90 6.6। अब अगर टोटल अपन बोले P नेट 2.5 - 2.5 - 6.6, ये तो गया 6.6, वो भी किसमें माइनस, एक ही आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट, एक छोटी दूरदर्शिका में फोकस दूरी दे रखी है, तो बेटा नली की लंबाई, नली लंबाई ये तो होता है FO प्लस FE, 144 प्लस आई पीस कितना है 6, 150 सेंटीमीटर। बिना कुछ सॉल्व करे अपना आंसर क्या आ गया A। फिर भी अगर आपको आवर्धन चाहिए है तो FO अपॉन FE, FO कितना है 144/6, आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, सिंपल है। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन में विसरण धारा ज्यादा है, तो अग्र धारा ज्यादा है पश्च से, तो अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, सिंपल है। नेक्स्ट, तार्किक परिपथ, अच्छा क्वेश्चन है ये ए इधर जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये लगा है एंड गेट और आगे नॉट, तो ए और बी का नॉट करेगा तो ए प्लस नहीं, प्लस नहीं, ए डॉट बी बार, और इधर कौन आया बी, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए डॉट बी बार, इधर गया बी, तो ये और गेट जोड़ देगा, ए डॉट बी बार प्लस यहां जाएगा बी, क्या जाएगा बी। अब बार हटाओ तो लिखो ए बार प्लस बी बार प्लस बी। अब अपन सत्य सारणी बनाए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो अपन देखो 0 अगर रखें तो 0 0 0 पलट के 1 हो जाएगा, यहां पे रखा 0 1 1, बी का मान 1 है ना, तो ये 1 ये 1, तो ये 1 तो 0 होगा, लेकिन ये 1 1 रह जाएगा। फिर देखो 1 0 0, तो 1 का उल्टा क्या होगा 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, और 1 1 में तो 1 ही आएगा, मतलब सारे मान कितने आएंगे बेटा 1। पहले आपने बुलियन समीकरण, उसके बाद क्या बनाई सत्य सारणी, सारे मान क्या आ रहे हैं 1। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अग्रभिनति, तो +5 n में है और ये 0, तो ये तो पश्च है। यहां देखो 10 बड़ा है 5 से, तो ये P है, तो ये कौन सा हो गया अग्र। यहां देखो 0 से 10 अपोजिट है, और ये -5 से 10 ये भी पश्च है, तो 10 बड़ा है और 5 छोटा है, तो कौन सी अभिनति होगी अग्र अभिनति। नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो।